प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए अपनी विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। ये हमारा 11वीं क्लास का टॉपिक है। कौन सी क्लास? 11वीं क्लास। अब 11वीं क्लास में हमारा चल क्या रहा था? बल तथा गति के नियम चल रहे हैं। कौन से? बल तथा गति के नियम। इसमें से हम कुछ पहले भी कर चुके हैं। इसका कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें से जो आगे वाली क्लास है, मतलब जो आगे वाले टॉपिक्स हैं, उन्हें हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक। गति से संबंधित हमने 3 नियम पढ़े थे। उन 3 नियम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। कल हमने संवेग को भी डिस्कस किया। आज है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति के थर्ड नियम की व्याख्या। भाई, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के गति के थर्ड नियम की व्याख्या। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F = dp/dt। रेखीय संवेग संरक्षण, यदि बाह्य बल क्या हो? शून्य हो, तो उसका संवेग, रेखीय संवेग कैसा होता है? संरक्षित रहता है। ठीक। एक तो ये है। न्यूटन की गति का थर्ड नियम क्या कहता है कि किसी भी वस्तु, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, बराबर परंतु विपरीत दिशा में। ये लो हम पढ़ चुके हैं, ये नियम हम पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? न्यूटन के रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से हमें F = न्यूटन की गति के थर्ड नियम को स्थापित करना है। क्लियर? रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन की गति का थर्ड नियम, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर होगी बात? मान लीजिए कोई दो बॉडी है। मान लीजिए दो बॉडी है। इसका द्रव्यमान कितना? m1, इसका द्रव्यमान कितना? m2। इस पर रेखीय संवेग कितना? p1, इस पर रेखीय संवेग कितना? p2। ठीक। तब इस पर लगने वाला बल कितना? F12। ये वाली बॉडी इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही है? F12। इतना ही बल ये वाली बॉडी इस पे लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, F21। क्लियर हो गई बात? तब एक दूसरे पर कार्य, जब इन दोनों को पास पास में ले जाएंगे तो एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए पहली वाली वस्तु दूसरी वाली वस्तु से टकरा रही है। अब टकराने के कारण ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी? फोर्स एक्सर्ट करेंगी, फोर्स लगाएंगी। ये वाली इसके ऊपर बल लगाएगी, ये वाली इसके ऊपर बल लगाएगी। तब न्यूटन के गति के सेकंड नियम से, न्यूटन का गति का सेकंड नियम क्या कहता है कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, A द्वारा B पर लगाया गया बल, F12 = किसके बराबर आ जाएगा? dp1/dt। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब B के द्वारा A पर लगाया गया बल, ये तो था A के द्वारा, अब B के द्वारा। ठीक। B के द्वारा लगाया गया बल तो कितना आ जाएगा? F21 = dp2/dt। इक्वेशन नंबर 2 ये आ गया हमारे पास में। अतः परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यहां से p1 p2 की वैल्यू निकाल लूं मैं। d, इसे डेल्टा कर लो। चलो डेल्टा कर लो, d कर लो, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो फिर भी डेल्टा कर लेते हैं हम। डेल्टा क्या हुआ है नोट्स में, फिर कंफ्यूजन होगा आपको, तो डेल्टा कर लेते हैं हम इसे। तो डेल्टा p1, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, F12 इंटू में डेल्टा t, ये आ गया। सिमिलरली यहां से निकाले अगर हम वैल्यू, p2 = किसके बराबर? F21 इंटू में डेल्टा t। क्लियर हो गई बात? अतः यदि टकराते समय पिंडों के निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो, तब रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से, यदि टकराते समय उन पर जो बाह्य बल है, एक्सटर्नल फोर्स है, उसकी वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए। और जब एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू शून्य होती है तो
कुल रेखीय संवेग कैसा होता है, संरक्षित रहता है। इसका मतलब डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू किसके बराबर, शून्य के। यहां से वैल्यू रखो F12 इंटू में डेल्टा टी प्लस F21 इंटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के। तो F12 इंटू में डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का F21 इंटू में डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, F12 इज इक्वल टू बराबर माइनस का F21। तो इसका मतलब क्या है, ये तो था न्यूटन का गति का थर्ड नियम, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है बराबर परंतु विपरीत दिशा में, माइनस चिन्ह उसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट आगे देखें, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। जो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है इसके एग्जांपल देखिए कौन कौन से। सबसे पहले जब बंदूक से गोली छूटना, आपने देखा होगा जब बंदूक से गोली छूटती है तो वह पीछे की ओर झटका मारती है। क्या करती है, वह गोली पीछे की ओर झटका मारती है। उसका रीजन यही है कि जैसे ही गोली बंदूक से गति करती है तब बंदूक पीछे की ओर गति करती है। गोली बंदूक तथा निकाय पर चलने से पूर्व संवेग शून्य होता है। चलने से पहले उसका संवेग कैसा होता है, शून्य होता है। गोली के चलने से पहले संवेग कैसा होता है, शून्य होता है। जैसे ही गोली चलती है, चलने के बाद बंदूक का संवेग गोली के संवेग के बराबर होता है। जितना संवेग गोली में आगे को मिला इतना ही संवेग बंदूक में पीछे को मिलेगा। क्लियर हो गई बात। मान लीजिए यदि गोली का द्रव्यमान में कितना मान लूं, यदि गोली का द्रव्यमान स्मॉल m और उसकी चाल स्मॉल v, बंदूक का द्रव्यमान कितना कैपिटल M और चाल कैपिटल V, तब एम v इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का कैपिटल एम v, या v इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू में किसके बराबर, स्मॉल v के बराबर, और ये हमारा माइनस का चिन्ह। तो जो संवेग जो वेलोसिटी आएगी निकल के किसकी, बंदूक की, वो कितनी आएगी, कैपिटल V बराबर माइनस का स्मॉल m अपॉन कैपिटल इंटू में स्मॉल v। ये निकल के आती है हमारी किसकी, जो बंदूक है उस बंदूक की वेलोसिटी निकल के। ये बंदूक की है। मान लीजिए माना कोई गोली है, गोली का वेग द्रव्यमान कितना, स्मॉल m, वेलोसिटी कितनी गोली की, स्मॉल v। जिस बंदूक से गोली चल रही है उस बंदूक का द्रव्यमान कितना, कैपिटल M, उसकी वेलोसिटी कितनी, कैपिटल V। तब दोनों का मास किसके बराबर होगा, दोनों का योग किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा मोमेंटम से। P बराबर mv, संवेग संरक्षण के नियम से ये, तो P बराबर mv हम यहाँ पे तो लगा सकते हैं, P बराबर mv और P बराबर कैपिटल M इंटू कैपिटल V। तो दोनों का संवेग किसके बराबर, मतलब P1 प्लस P2 बराबर किसके हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी लगाया हुआ है। क्लियर हो गई बात। ये वाला फॉर्मूला तो लगा हुआ है हमने यहाँ पर भी। नेक्स्ट, यदि कोई बम अचानक विस्फोट होने से बाद 3 दिशाओं में विभाजित हो जाए। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, मान लीजिए कोई बम है, वो बम अचानक विस्फोट होने से 3 दिशाओं में विस्थापित हो रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, स्थापित जा रहा है। प्रत्येक टुकड़े का द्रव्यमान कितना मान लू मैं, m1 m2 m3 मान लू। द्रव्यमान कितना मान लू, m1 m2 m3 है, तथा फूटने के बाद, बम में विस्फोट होने के बाद उनकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो कितना मान ले हम, v1 v2 v3 है। वेलोसिटी कितनी, v1 v2 v3 है। तब क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक संवेग कैसे होंगे, सबके शून्य होंगे। तब क्षैतिज दिशा में अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग कैसे होंगे, उनके क्षैतिज दिशा में शून्य होंगे। तब यदि वस्तु पर जो बम फूटा है हमारा, कुल बाह्य बल का मान कैसा हो, शून्य हो। यदि कुल बाह्य बल का मान कैसा हो, शून्य हो, तब उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित होगा। तब कुल रेखीय संवेग संरक्षित होगा। मतलब तीनों के लिए ले रहा हूं मैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू शून्य। मतलब M1 V1 M2 V2 प्लस M3 V3 इज इक्वल टू किसके बराबर, शून्य के बराबर होगा। जो तीनों का एक्सीलरेशन है वो इसके बराबर होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये M3 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का M3 V3 के बराबर होगा। मतलब दो का संवेग जो है तीसरी वस्तु के संवेग के बराबर होगा, परंतु कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट, रॉकेट नोदक। रॉकेट को आपने देखा होगा, रॉकेट में भी सेम कंडीशन होती है। जो रॉकेट होता है हमारा,
जैसे ही रॉकेट पे क्या करते हैं, पीछे से उसे, जैसे रॉकेट के अंदर आग लगती है, रॉकेट नोदक जो होता है ये भी संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। प्रारंभिक संवेग मान लीजिए कितना है इसका, 0 है। जो रॉकेट है उसका भी प्रारंभिक संवेग कितना है हमारा, 0 है। ठीक, अब जैसे उसके अंदर क्या लगता है, जैसे दहन किया जाता है रॉकेट को या उसे ईंधन से जलाया जाता है, तो पीछे से तेजी से गैस निकलने लगती है, उसके पीछे से तेजी से गैस निकलने लगती है, जिसके कारण उसके संवेग में परिवर्तन होने लगता है। अब जितना संवेग में परिवर्तन होगा, जितना संवेग तेजी से गैस पीछे की ओर निकलेगी, इतना ही तेज रॉकेट आगे की ओर गति करेगा, आगे की ओर चलता है। ठीक, नेक्स्ट, संगामी बलों का संतुलन। देखिए संगामी बल होते क्या है, संगामी बल होते हैं यदि किसी वस्तु पर कार्यरत एक ही बिंदु, यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हो तो उन बलों को संगामी बल कहते हैं। कोई वस्तु है हमारे पास में, उसके ऊपर बहुत सारे बल कार्यरत है, मान लीजिए कोई बॉडी है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा, ये, तो ऐसी वस्तु क्या कहलाते, ऐसे बल क्या कहलाते हैं, संगामी बल है। इनके डायरेक्शन मान लीजिए F1, F2, F3, F4 है। मान लीजिए इन बलों के क्या है, जो बस इस पर कार्य कर रहे हैं वो कैसे हैं, F1, F2, F3 हैं। तब इनके इससे संबंधित 2-3 घटनाएं आती है, देखिए कौन कौन सी। विराम अवस्था से सरल अवस्था में जब वस्तु के ऊपर फोर्स लगाया जाता है, तो यदि बल संतुलन की अवस्था में ना हो तो उनमें गति प्रारंभ हो जाती है। भाई आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये वस्तु प्रारंभिक स्थिति में या अपनी अवस्था में तब तक रुकी रह सकती है जब तक इस पर जो बल लगने वाले बल हैं वो कैसे हों, इक्वल। अगर बल का मान इक्वल नहीं है तो बॉडी कैसे करने लगेगी, मूव होने लगेगी, इस तरफ या उस तरफ गति करने लगेगी। क्लियर। मान लीजिए दो बलों का परिणामी ज्ञात करने के लिए सदिश त्रिभुज नियम का प्रयोग करते हैं। दो बलों का परिणामी ज्ञात करने के लिए, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसके ऊपर दो बल कार्यरत हैं, F1, F2, F3 है। मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पर क्या है, दो बल कार्यरत हैं, ये मान लीजिए ये F1, ये मेरा F2, ये मेरा इसका रिएक्टेंट F1 प्लस F2 और ये मेरा F3। ठीक, अब परिणामी बल जो इसका रिएक्टेंट होगा, इन तीनों का जो रिएक्टेंट होगा किसके बराबर होगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 के बराबर होगा। अगर मैं इन तीनों बलों का परिणामी निकालूं तो किसके बराबर होगा भाई, F1 प्लस F2 प्लस F3 के बराबर होगा। या साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था में क्या है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, साम्य अवस्था का मतलब है जो तीनों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट मींस क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। या F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस का F3 के बराबर। क्लियर हो गई बात। F1 प्लस F2 प्लस माइनस बराबर किसके हो जाएगा, माइनस F3 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, विशेष कंडीशन। विशेष स्थिति से मतलब क्या है कि तीन बल हैं, किसी बॉडी के ऊपर कार्यरत है, तब उनकी डायरेक्शन कैसी है, सबकी अलग अलग है, तो उन्हें जोड़ने के लिए साम्य अवस्था में है तथा त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किए जाते हैं। ये है हमारे पास, ये F1, ये F2, ये F3। तब इनका कुल परिणामी F1 प्लस F2 प्लस F3 के बराबर, 0 के बराबर। अगर मैं इनका रिएक्टेंट निकालना चाहूं तो किसके बराबर होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 के बराबर। क्लियर हो गई बात। ठीक, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। ये इस वीडियो को 2 से 3 बार रिमाइंड करके देखिए। ये चैप्टर ऐसे नहीं है, फिजिक्स ऐसे समझ नहीं आती है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इसे समझने के लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।